नमस्कार, अमर उजाला द बोनस के खास शो प्रॉपर्टी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। भारतीय निवेशकों में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दुबई में निवेश फायदेमंद रहेगा? क्या वहाँ रियल एस्टेट में बबल बनने का खतरा है? और भारतीय निवेशकों को कौन से कानूनों का ध्यान रखना जरूरी है? आज के शो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और खासतौर पर ये समझेंगे कि भारतीय निवेशकों के लिए दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का आखिर में सही तरीका है क्या। तो इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से बातचीत करें उससे पहले ज़रा नज़र डाल लेते हैं आज के ऑन द शो पर। ऑन द शो में आज हम बताएंगे आपको कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज आखिर में इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है, भारतीयों के लिए कितना सुरक्षित है ये निवेश, और दुबई में कितने बजट में क्या कुछ मिलेगा ये भी आपको बताएंगे, ताकि आप अगर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए आसानी हो। दुबई में घर खरीदने का स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है एक तरीके का हम आपको देने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो सवाल वही है कि आखिर दुबई में भारतीयों का प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है। इसे जरा दिल्ली के निवासी आशीष शर्मा की केस स्टडी से समझते हैं। दिल्ली के रहने वाले आशीष शर्मा ने हाल ही में दुबई में एक अपार्टमेंट खरीदा है। उनका कहना है कि भारत के कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि दुबई में इन्वेस्ट करना उन्हें बेहतर लगा। आशीष ने पाम जुमेरा में एक 2 BHK अपार्टमेंट खरीदा जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। आशीष का कहना है कि दुबई में टैक्स फ्री इनकम, ग्लोबल एक्सपोजर और हाई रेंटल यील्ड की वजह से ये निवेश उन्हें ज्यादा फायदेमंद लगा। आखिर दुबई का रियल एस्टेट मार्केट भारतीय निवेशकों को क्यों आकर्षित कर रहा है? आशीष की तरह क्या हम भी निवेश के लिए दुबई का रुख कर सकते हैं? इसी पर आज के शो में विस्तार से चर्चा होगी। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं, मुलाकात कराते हैं। हमारे आज की विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं नीता रस्तोगी जी, फाउंडर हैं कीनेस्ट रियल एस्टेट की। नीता जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू विपुल जी। और आपको बता दें अपने दर्शकों को कि मीता जी के पास 11 साल का लंबा अनुभव है और वो दुबई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक्सपर्ट मानी जाती हैं और वहाँ की बहुत बारीकियों से जो है वहाँ की प्रॉपर्टी बाज़ार को समझती हैं, देखती हैं। मैम, कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि दुबई में होली का कुछ माहौल बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर आई थिंक काम के लिए जितना लोग बिजी हैं वहाँ त्योहार तो बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं। अगर आपको त्योहार देखना है तो आपको करामा पर दुबई अगर आप जाएंगे तो आई थिंक आप होली को कुछ फील कर पाएंगे। ठीक है मैम, बिल्कुल जो है। और लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पूरा माहौल जो है इस समय रंग बिरंगा बना हुआ है, और ऑफिस के बाहर का जो माहौल है बिल्कुल लोगों के चेहरे लाल पीले हरे नीले हो रखे हैं। लेकिन होली के विशेष मौके पर मैम आपसे पहला सवाल तो यही करना चाहेंगे कि आखिर में जो भारतीय इन्वेस्टर हैं उनके अंदर दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर के काफ़ी तेज़ी से इतना क्रेज जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है? देखिए विपुल जी, आई थिंक बहुत सारे इसके कुछ रीजंस हैं। आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि एक रीज़न नहीं है कि इंडियंस क्यों प्रेफर कर रहे हैं दुबई में परचेज करना। तो मेरे हिसाब से जो पहला रीज़न है कि आपका टैक्स फ्री कंट्री। जितना भी आप प्रॉपर्टी जो भी खरीद रहे हैं आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है, आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, आप जो भी रेंटल इनकम आप जो भी जनरेट कर रहे हैं आपको उस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। सो ओवरऑल जितनी भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है प्रॉपर्टी से आपको उस पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, जो कि आई थिंक काफ़ी इंडियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको जो भी इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री आ रही है। एंड दूसरा मैं कहूँगी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिस तरीके से दुबई में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स रेगुलेशन स्टैब्लिश करे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि यहाँ पर इंडियंस प्रेफर करते हैं कि आज अगर मुझे
2 बजे बाहर निकलना है, रात के 1 बजे बाहर निकलना है, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता अरे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है रात का। मैं ईज़िली रात को बाहर जा सकती हूँ विदाउट थिंकिंग कि मैं एक लेडी हूँ, रात को इतने बजे निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कहूँगी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज़। जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्लीन बीचेस, क्लीन रोड्स, लॉज आपके जो दुबई गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करे हैं, वो भी एक कारण है। और आखिरी आई थिंक इंडिया से डिस्टेंस दुबई का 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर आप दुबई में आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को, इंडियंस को बेसिकली दुबई बहुत प्रेफरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, तो बहुत अच्छे अच्छे कारण बताए आपने, जिसमें कि एक तो ये है कि भारत से दूरी ज़्यादा नहीं है, कल्चर वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगता है, कानून काफ़ी अच्छे हैं जिसकी वजह से लोग सिक्योर फील करते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम सभी देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप हमने, माफ़ कीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पर देखी दुबई के अंदर, बड़ी संख्या में भारतीय पहुँचे हुए थे और भारतीयों ने वहाँ परचम भी लहराया। लेकिन मैम, अगर कोई पहली बार दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है या खरीदना चाहता है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, किन चीज़ों के साथ, मतलब पहला स्टेप क्या होना चाहिए? विपुल जी, पहला स्टेप आई थिंक जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप भी है, आपको एक राइट प्रॉपर आपके जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको चूज करना, आई थिंक मैं कहूँगी वो सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्टेप है। जो कि आपका अगर राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होगा, जो वही आपको गाइड करेगा कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए, किस डेवलपर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या किस डेवलपर की क्वालिटी अच्छी है। तो आपके पास एक राइट प्रॉपर्टी एडवाइजर होना बहुत ज़रूरी है, एंड जो कि आपका फर्स्ट स्टेप भी इन्वेस्टमेंट की तरफ दिखाता है। जी मैम, अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, इसमें अगर हम मतलब थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहें और समझना चाहें कि किस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, किस में आपको लगता है रिटर्न या फिर प्राइस इंक्रीज कहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे अगर हम बात करें, ये प्योरली डिपेंड करता है आप किस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, आप कितना प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं प्रॉपर्टी से। बट आज की अगर मार्केट की बात करें, ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल मार्केट बूम पर है दुबई में। एंड अगर हम कमर्शियल के ऊपर आते हैं, तो अगर एक इंसान उस माइंडसेट से आ रहा है कि भाई मेरे को हर सालाना एक फिक्स इनकम चाहिए, अगर उस माइंडसेट से कोई आ रहा है, तो आप कमर्शियल पे जाएंगे। और अगर आप 4-5-3 साल होल्ड करनी है प्रॉपर्टी, तो मैं कहूँगी कि निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। बट प्योरली डिपेंड कि इन्वेस्टर किस माइंडसेट से आ रहा है और क्या सोचकर इन्वेस्ट करना चाह रहा है दुबई में। ठीक है मैम। मैम, अगर मान लीजिए कि कोई लेमैन जो आप देख रहा है और एक इन्वेस्टर है, भारतीय प्रॉपर्टीज़ में पैसे लगाता है, अगर उसे दुबई में जाकर के प्रॉपर्टी लेनी हो, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं कि ज़रूरी होने चाहिए? और क्या इसके लिए भी कोई ऐसा नियम है कि ये व्यक्ति ही खरीद सकता है प्रॉपर्टी दुबई में, ये व्यक्ति नहीं खरीद सकता है? इसको लेकर के रूल्स और रेगुलेशन क्या कहते हैं? देखिए, ये आई थिंक बहुत बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है विपुल जी, कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए दुबई में, हम खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते। तो आंसर इज, कोई भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सिर्फ चाहिए आपकी पासपोर्ट कॉपी। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, एंड ऑफ कोर्स द डाउन पेमेंट एंड द मनी। बट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट कॉपी चाहिए। मैम, इसके अलावा किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब कि अगर वहाँ जा रहे हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए और आपसे कोई पहली बार संपर्क करें कि मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, तो कोई और भी क्राइटेरिया है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाइज? डॉक्यूमेंटेशन में खाली आपका प्रॉपर्टी, आपका पासपोर्ट, एंड आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप फर्स्ट आप अपने जो कंसल्टेंट हैं, आपके जो प्रॉपर्टी एडवाइजर होंगे, आपको उनको एक्सप्लेन करना आप किस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपका जो प्रॉपर्टी एडवाइजर है वो रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर है या नहीं है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डेवलपर को जब पैसे दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके एस्क्रो अकाउंट में, प्रॉपर्टी के एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं। आप किसी को भी रैंडम पेमेंट ना करें। सो आई थिंक इन चीज़ों का हमें बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ सी ऑल दीज थिंग्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन दुबई रियल एस्टेट। बिल्कुल मैम। इस बीच हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो दुबई की प्रॉपर्टी बाज़ार को लेकर के कुछ बहुत शानदार जानकारी लेकर के आए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए क्या कुछ डेटा आप लेकर के आए हैं? बिल्कुल सर, तो दुबई में आखिर भारतीय निवेशकों को प्रॉपर्टी बाजार में क्या पसंद आ रहा है, क्यों पसंद आ रहा है, वो हम लोग बताते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले साल 2023 से 24 में यहाँ पर कितने डॉलर का निवेश भारतीयों ने किया है। 27.4 अरब डॉलर का निवेश यहाँ पे होता हुआ दिखा है। इसके अलावा आप देखें तो दुबई का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रिटर्न कितना है। रिटर्न जो है 6 से 8% के बीच में है, जबकि आप जो बड़े शहर हैं भारत की बात करें, मुंबई की, दिल्ली की और बात करें तो उनसे बेहतर रिटर्न यहाँ दिखता है यहाँ पे। इसके अलावा और हम लोग आपको दिखाते हैं कौन से शहर हैं जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय फोकस कर रहे हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश होता हुआ दिख रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं। तो ये देखिए दुबई मरीना, ये जो है बेसिकली दुबई का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर साफ तौर पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा पाम जुमेरा की बात करें, ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि आपको अगर पता हो काफ़ी खबरों में रहा था कि मुकेश अंबानी ने 640 करोड़ का जो यहाँ पे विला था वो यहीं खरीदा था। यही जगह है पाम जुमेरा, एक द्वीप की तरह है और काफ़ी फेमस है ये भी। इसके अलावा जुमेरा विलेज सर्कल भी लगातार इसमें नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और भारतीय का जो इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ प्यार है या फिर निवेश है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग कुछ चीज़ें बताते हैं आपको और आंकड़े बताते हैं कि आखिर क्यों पसंद किया जा रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कितने निवेश पर क्या आपको मिल रहा है। तो आप अगर दुबई की बात करें, अगर आप 2500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं वहां पर, तो आपको कितनी कीमत पे मिलेगा? 3.3 से लेकर 7.7 करोड़ का आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी 3.5 करोड़ से लेकर करीब 7.5 करोड़ तक का आपका खर्च आ जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर मुंबई में जाएंगे, प्रीमियम इलाकों में जाएंगे, तो आपको 13 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आपको इसी 2500 स्क्वायर फीट में मिलेगा। आप सोचिए कितना मेजर डिफरेंस है। वहाँ पर आपको हर तरीके की सुविधाएं दुबई में मिल रही है और यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा अब अगर हम लोग देखें तो मुंबई की जो प्रीमियम इलाकों की तुलना में वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी सस्ती है और इसी वजह से जो भारतीय निवेशक हैं जो प्रॉपर्टी बाजार में निवेश कर रहे हैं वो इस तरफ यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या बड़े कारण है? एक तो देखिए टैक्स फ्री जो इनकम मॉडल है, ये एक बड़ा कारण है। यहाँ पे टैक्स को लेकर यहाँ पे बड़ा कंसर्न भारतीयों में रहता है कि भाई टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, लेकिन यहाँ पर टैक्स फ्री मॉडल है। दूसरा जो है रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो स्थिर है, उसमें प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। ये बड़े कारण हैं जिसकी वजह से जो भारतीय हैं वो दुबई के प्रॉपर्टी बाजार को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। तो ये तमाम कारण हैं। कुछ कारण जो है मैम ने बताए और जो है सबसे बड़ा कारण मुंबई जैसे इलाकों से काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। मैम, आप कैसे देख रही हैं ये जो डेटा हमने उपलब्ध कराया है? आई थिंक काफ़ी करेक्ट डेटा है एंड जिस तरीके से मैंने मेंशन करा कि टैक्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपेयर अगर हम करें इंडिया से या किसी भी और देश से कंपेयर करें हम दुबई को, तो आज भी दुबई के जो प्राइजेस हैं वो बहुत कम हैं। अगर हम वाटर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पाम जुमेरा, आपका दुबई आइलैंड, आप मैरी टाइम सिटी, जितनी भी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज भी बहुत चीपर प्राइस पे दुबई में अवेलेबल हैं कंपेयर टू अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हम बात करते हैं तो। जी चलिए, तो हर्ष, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। पहले तो ये तमाम जानकारी, तमाम डेटा हमारे पास लाने के लिए। लेकिन मैम, अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि अगर कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए जो है क्या हमको ध्यान रखना चाहिए, इसकी पड़ताल कैसी करनी चाहिए, वहाँ पर एजेंट सही है या नहीं, इसके बारे में प्रॉपर्टी के कागजात में कोई गड़बड़ ना हो, इसको लेकर के अगर हम जानकारी लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सो
ये बहुत बहुत अगेन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी इन्वेस्टर्स दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी इवन जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले मेंशन करा, आपके लिए एक सही प्रॉपर्टी एडवाइजर आपको चूज करना। अब आपको पता, अब क्वेश्चन आएगा कि मीता पता कैसे चलेगा कि वो हाँ बिल्कुल। लाइसेंस ब्रोकर है, राइट? सो दुबई रेस्ट ऐप है जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि वो लाइसेंस ब्रोकर है या नहीं है। अगर आप वहां पर मेरा नाम डालेंगे, आपको मेरा लाइसेंस नंबर, मेरा ऑफिस, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि वी आर द रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर। आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका स्टेटस वो लिस्टेड है, अप्रूव्ड है डीएलडी से या नहीं, उसका रेरा अकाउंट डिटेल सब कुछ आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जो कि दुबई रेस्ट ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप दुबई रेस्ट ऐप पे जाएं, वो सारी डिटेल्स चेक करें, वो पब्लिक फोरम में अवेलेबल हैं, एंड आप अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, जो कि आपके लिए बहुत बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। जी मैम, जैसे भारत में क्या है कि बीच में काफ़ी समस्या होने लगी थी लोगों को। नोएडा में प्रोजेक्ट लिया, कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट लिया, वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, काफ़ी समस्याएं हो रही थी। बाद में जब रेरा आई उसके बाद से काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ। दुबई में ऐसी कोई संस्था है कि मान लीजिए अगर आप किसी गलत जगह किसी प्रोजेक्ट में ऐसा फंस गए जो कि प्रॉमिस किया गया था वो डिलीवर ना हो, तो क्या उसको कंपनसेट करने के लिए कोई व्यवस्था है? सो विपुल जी, दुबई में भी सेम रेरा अथॉरिटी रेगुलेट करती है। आपका जो भी अमाउंट आप जो भी डेवलपर को पे करते हैं वो आपके एस्क्रो अकाउंट में ही जाता है, जो कि हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक अकाउंट है। आप जो भी अमाउंट अपनी प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आप डायरेक्टली वो एस्क्रो अकाउंट में पे करेंगे। एंड अगर कोई भी डेवलपर आपको जो भी टाइमली डिलीवरी नहीं करता है या कोई भी डिले होता है, आप डीएलडी में जाकर डेवलपर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। वो सारे रेरा के अंदर दुबई लैंड डिपार्टमेंट आपका ये सारी चीज़ें देखरेख करता है। ठीक है मैम, और कौन सी चीज़ें हैं मैम जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए? एक तो आपने बता दिया कि पहले तो आप जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं उसको चेक कर लें जा करके कि आखिर में उसकी वैलिडिटी है कि नहीं, उसका लाइसेंस है कि नहीं। रेरा के बारे में आपने बता दिया, और वैसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि ध्यान में रखनी चाहिए प्रॉपर्टी पे पैसे लगाने से पहले? आई थिंक आपको सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कितना इन्वेस्ट, कभी भी आप ओवर कमिट मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आकर हम देखते हैं अरे दुबई यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक मैं कहूँगी कि आप ओवर एक्साइटमेंट में कुछ भी इन्वेस्ट ना करें, देख कर समझ के इन्वेस्ट करें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना निवेश कर सकते हैं। उसके बाद ही बहुत देख समझ के इन्वेस्ट करें, बिकॉज आप जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो आई थिंक इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि आप किस एरिया में कर रहे हैं और आपकी कैपेसिटी कितनी है उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने की। ठीक है मैम, बहुत सारे दर्शक हैं मैम, जब हमने आपके नाम को बताया लोगों को कि आज आ रही हैं मीता जी, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। उनमें से कुछ एक सवाल हम लेकर के आते हैं आपके सामने, जिसमें अमित जी का पहला सवाल आया है। अमित जी कह रहे हैं कि मेरा बजट 50 लाख रुपए का है, क्या इस बजट के अंदर दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना संभव है? जयपुर से हैं अमित, और वो 50 लाख रुपए उनके पास हैं। क्या इस बजट के अंदर दुबई में प्रॉपर्टी मिल सकती है मैम? देखिए, आपका 50 लाख बनता है लगभग आपका 2,10,000 2,11,000 दिरहम। तो अमित जी, आप इसमें आई थिंक एक स्टूडियो देख सकते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप इस जो ये अमाउंट है, आप एक 500,000 दिरहम का स्टूडियो देख सकते हैं, जो कि ये 50 लाख उसकी डाउन पेमेंट के लिए जाएगा। एंड आप अगर नॉन रेजी हैं तो आपको 60% अप टू 60% तक का लोन मिल सकता है। आप बैलेंस अमाउंट का लोन करा सकते हैं, और जो कि आपकी रेंटल इनकम होगी उससे आप अपनी ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। तो 50 लाख में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी लेना पॉसिबल है। पॉसिबल है, स्टूडियो जो है आप ले सकते हैं। बाकी लोन की व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, वो मैम ने आपको बता दिया है। अगली दर्शक हमारी हैं रिया जी, जो कि कह रही हैं कि
दुबई में अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए लोन कैसे मिलेगा और क्या वहाँ पर किस रेट से लोन मिलते हैं, बैंक किन लोगों को लोन देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो रिया जी ने पूछा है। ये बहुत लोगों के मन में होगा, जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि अगर लोन लेना है तो फिर वो किस रेट पर होगा, कितना कितना फीसद हिस्सा जो है वो लोन पे जाता है, कितना डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बारे में थोड़ी बताएं जानकारी। So, Riya, thank you for the question first. तो I think इसके अंदर मैं थोड़ा सा I think टाइम इलेबोरेट करके बताना चाहूँगी। आप डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट, तो आपके दो तरीके के लोन होंगे। आप अगर रेजिडेंट हैं तो आपको लोन अप टू 80% मिलता है, एंड अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको अप टू 60% लोन मिलता है। तो आप अगर मान लीजिए आपने किसी रेडी प्रॉपर्टी में, अगर आप नॉन रेजी हैं और आप अगर किसी भी रेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अप टू 60% मिलेगा। और अगर आपने किसी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है, उसको मैं एक उदाहरण के उससे समझाती हूँ। अगर आपने पेमेंट प्लान किसी डेवलपर का लिया है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का 50-50, सो 50% आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करना होगा, और बाकी जो 50% है जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी आप उसका मॉर्टगेज करवा सकते हैं, आप उसके लिए लोन अप्लाई करा सकते हैं। इवन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप उसके लिए अकाउंट खुलाएंगे और आपका वहां से लोन प्रोसेस होगा। तो ये रहा आपका लोन लेने का प्रोसेस। और जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हम नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेट 5.5 to 5.9 के बीच में रहेगा, और अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपका 3% से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, एंड प्योरली डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, किस तरीके के लोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है, कितने कैपेसिटी है कस्टमर का, उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो मतलब अगर जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो वहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो करीब 6% के आसपास होगा, ये मान के चले हम, एक रफ आइडिया। मेन आप उतना लेकर कंफर्म कर सकते हैं। 6% के आसपास पे आपको लोन मिल जाएगा। 60% तक लोन हो सकता है अगर आप, निश्चित रूप से जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो लोग तो इतनी जानकारी आपसे ही ले लेंगे, तो जो लोग यहाँ के दर्शक हैं हमारे वही देखना चाह रहे होंगे, तो आप सभी दर्शकों के लिए सलाह एक तो ये है कि 60% तक आपको जो है लोन मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आपको करीब 5.5 से 6% के बीच में जो है वो ब्याज दर रहेगी। तो ये जानकारी आपको लोन को लेकर के भी मिल गई है। मैम एक चीज़ और, एक दो सवाल आखिरी के पूछेंगे फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, कि टैक्स और फीस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहेंगे। जैसे कि अब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, या फिर जब हम किसी को हायर करते हैं तो उसकी ब्रोकरेज या फिर कोई और हिडन चार्जेस, कुल कितने तरह के हमको चार्जेस देने पड़ेंगे। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी अगर 3 करोड़ की है तो 3 करोड़ के अलावा हमें कितने पैसे और तैयार रखने चाहिए उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। ओके, तो विपुल जी, आई थिंक इसके लिए हम प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप 2 मार्केट में बेसिकली, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। अगर आप कोई भी, प्राइमरी का मतलब आप डायरेक्टली डेवलपर से ले रहे हैं, कोई भी बीच में ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, एंड सेकेंडरी मार्केट जहां पर आप बीच में ब्रोकर आप इन्वॉल्व है और आप किसी थर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो फर्स्ट आपका जो चार्ज रहेगा, जो आपको पे करना होगा, वो 4% DLD, जो कि अक्रॉस आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं आपका 4% स्टैंडर्ड DLD चार्जेस है। सेकंड, आपको जो फीस देनी होगी डेवलपर को, आपकी है वो एडमिन फीस, जो कि आपकी 2000 से 6000 के बीच में रहती है, जो कि हर डेवलपर टू डेवलपर वैरी करता है। एंड देन थर्ड, आपकी जो फीस है एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर, आपकी टाइटल डीड फीस, टाइटल डीड ट्रांसफर फीस, जो बेसिक मिसलेनियस चार्जेस रहेंगे 3-4 हज़ार दिरहम के अप्रॉक्सीमेट, आपकी वो चार्जेस प्राइमरी मार्केट के अंदर रहेंगे। अगर अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की, सेकेंडरी मार्केट में आप अगर इंडिया से हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि 2% आपका ब्रोकरेज फीस है, तो सेम आपकी दुबई में है। तो पहला चार्ज 4% DLD फिक्स, जो आपको देना ही देना है अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड अमाउंट इज आपका 2% ब्रोकरेज चार्जेस, एंड थर्ड अमाउंट इज द ट्रस्टी फीस। ट्रस्टी फीस आपकी रहती है अप्रॉक्सीमेट 4000 to 5000 दिरहम के बीच में,
आपकी ये 3 फीस आप अगर सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई भी चार्ज प्रॉपर्टी सेकेंडरी मार्केट से ले रहे हैं तो ये आपको चार्जेस लगेंगे। ठीक मैम, तो इस विषय पर भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक बहुत क्लैरिटी के साथ आपने जानकारी दी है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे जानकारी मिली होगी और जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं उनको थोड़ी सी और स्पष्टता मिली होगी। अब मैम ये जानना चाहेंगे सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो क्या व्यू है आपका, क्योंकि हम जैसे यहाँ देखते हैं कि अगर प्रॉपर्टी आपने कहीं दूर ले ली तो अगर आपने सही टाइम पे उसकी घेराव नहीं किया या कोई आसपास निगरानी के लिए नहीं रखा, पता लगता है कब्जा हो गया। ये भारत में ख़ासतौर से एनसीआर में कई जगहों पर ऐसा होता है। उस लिहाज से देखा जाए तो जो लोग यहाँ पर बैठ करके प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हैं और वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो सिक्योर है, सुरक्षित है उनका वो निवेश? आई थिंक जब हम बोलते हैं दुबई सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, हम खाली से बोलने के लिए नहीं बोलते। आई थिंक वी मीन इट कि ये दुबई सिटी सबसे ज़्यादा सेफ है। एंड आज अगर आप अपना मोबाइल, अपने कैश कहीं आप भूल भी जाओगे, आपको वो एज इट इज मिल जाएगा। एंड ये तो प्रॉपर्टी है, सो देयर इज नथिंग कि आपको एक सेकंड थॉट भी देना है कि मेरा कब्जा हो जाएगा, मेरा टेनेंट खाली नहीं करेगा। अगर तो आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रेरा लॉ है। आप अगर इवन रेंटल आपको बढ़ाना है उसके लिए लॉ है, आपको अगर किसी को खाली करवाना है उसके लिए लॉ है, या उसको खाली करना है उसके लिए लॉ है। सो आई थिंक अगर सेफ्टी सिक्योरिटी अगर उस किसी भी टर्म में हम बात करें, आपका जो भी निवेश आप दुबई में कर रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी कहीं नहीं जा रही। और आप जो मैंने आपको ऐप बताई दुबई रेस्ट ऐप, आप उसमें सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए लीज है, क्या है आपके अंडर, एवरीथिंग आप उसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं। तो नथिंग टू वरी। जिनके अगर ये सवाल है कि मेरी दुबई में प्रॉपर्टी का क्या होगा, मैं बहुत दूर हूँ, सो नथिंग टू वरी, आपकी प्रॉपर्टी सेफ है। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपने बताया कि आखिर में क्या वो प्रक्रियाएं होती हैं और डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैम चलते चलते हम चाहेंगे कि लास्ट में कोई एक दो पॉइंट जो आपको लगता है कि एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को जो दुबई में ख़रीदने जा रहा है उसको जानना ज़रूरी है, या कोई ऐसी चूक जो अक्सर लोग कर देते हैं वो नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी लापरवाही जिसके बारे में आप अलर्ट करना चाहेंगी या बताना चाहेंगी? विपुल जी, मैं आई थिंक एक चीज बार बार सबको वही बोलती हूँ, प्लीज इन्वेस्ट थ्रू अ राइट ब्रोकर। किसी से भी आप कनेक्ट करते हैं वो लाइसेंस्ड होना चाहिए। प्लीज किसी को कैश हाथ में ना पकड़ाएं, किसी के रैंडम अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें। आप डायरेक्टली डेवलपर को ही पैसे दें एंड डायरेक्टली एस्क्रो अकाउंट में ही ट्रांसफर करें। प्रॉपर्टी, इवन अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोई भी प्रॉपर्टी सजेस्ट करता है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। दुबई रेस्ट ऐप पे प्रॉपर्टी के बारे में देखकर कि प्रॉपर्टी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्या स्टेटस है, ये सब देखकर ही प्लीज सारे इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट है, ये आप ये सब चेक करके ही आप अपना दुबई में कोई भी निवेश प्लीज करें। मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल में, बहुत आसान भाषा में, मुझे लगता है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होंगे या जो पहले भी निवेश कर चुके होंगे उनको भी ये शो बहुत अच्छा लगेगा। और आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया तमाम चीज़ों को, मुझे लगता है कोई डाउट अब हमारे दर्शकों के मन में रहना नहीं चाहिए जो लोग दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप कि जब भी आवश्यकता होगी दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर के आप हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आती रहेंगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी होली आपको, आपकी फैमिली को, और जो लोग भी इंडियंस वहाँ पे हैं उन सभी को भारत की तरफ से हैप्पी होली। आई थिंक सबको हैप्पी होली एंड थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी हियर। इट इज़ लवली मीटिंग यू गाइस। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ कार्यक्रम करके मैम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए तो आज के कार्यक्रम को समेटने से पहले जरा हम ये समझ लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमने जाना क्या। हमने ये समझा कि दुबई की मार्केट भारतीय निवेशकों के लिए आखिर में खास क्यों है। हमने ये भी समझा कि सही प्रॉपर्टी चुनने के लिए बजट, लोकेशन और रेंटल यील्ड को समझना कितना ज़रूरी है। निवेश से पहले सभी कानूनी नियमों और हिडन कॉस्ट को ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। ये वो तमाम चीज़ें हैं, चेक पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बात आती है हमारे लास्ट सेगमेंट यानी कि बोनस टिप की। दुबई में निवेश करते वक्त सिर्फ कीमत को ना देखें,
बल्कि लोकेशन, रेंटल इनकम और रियल एस्टेट ट्रेंड को समझकर ही आप अपना पैसा लगाएं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ही असली मुनाफा दिलाएगा। और किसी भी ब्रोकर से प्रॉपर्टी डील ना करें, जैसा कि आपको बताया मीता जी ने, ये जरूर ध्यान रखें। तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।